सच्ची मुठभेड़ के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके सामने इस सबरंग कार्यक्रम में एक कहानी संग्रह को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस संग्रह का शीर्षक है उस मोड़ के बाद। उस मोड़ के बाद इस संकलन की कथाकार हैं रिया शर्मा, जो मूलतः उत्तरांचल की रहने वाली है मगर अब दिल्ली में रह रही हैं। इनकी कहानियों में पहाड़ की गंध यदाकदा दिखाई दे जाती है और वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराओं की झलक भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि इनका रचना संसार बहुत विस्तृत और फैला हुआ है। इसमें गांव, कस्बा, शहर, हर तरह की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नारी पुरुष संबंध हो, चाहे घर परिवार की समस्याएं हो, दफ्तरी जीवन की ऊहापोह हो, चाहे रिटायर जीवन की पीड़ा हो, नई सोसाइटीज़ में रहने का संतरास हो, चाहे पारंपरिक परिवार की पीड़ा हो, जीवन के हर पहलुओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। विषयों के विविधता के कारण इनकी कहानी में एक ताजगी बनी रहती है। मध्यम परिवारों की परेशानियां और कामनाएं, संतानों की उपेक्षा और धन लोलुपता का चित्रण भी इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। नारीवन की संवेदनाओं से ओत-प्रोत इनकी कहानियों में आपसी पारिवारिक संबंधों के महीन रिश्तों, महिला पुरुष के बीच महीन तत्वों का मनोविश्लेषण भी देखने को मिलता है। इनकी अधिकांश कहानियाँ छोटी हैं, जिनमें बड़ी समस्याओं को उठाया गया है। कहानियाँ छोटी होने के कारण एक उत्सुकता भी बनी रहती है और पाठक उनको जल्दी ग्रहण भी कर लेता है। संग्रह की पहली कहानी खुशबू जैसे लोग में मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों की मानसिकता का वर्णन है, जिसमें सुदर्शन शर्मा जैसे पुरुष जवान बने रहने के लिए तड़के ही उठकर नींबू पानी पीने के बाद सैर को निकलते हैं, व्यायाम करते हैं। उधर उनकी पत्नी कार के बिना एक पुराने फटीचर स्कूटर को लेकर कोसती रहती है कि यहाँ क्लर्कों ने भी कार ले रखी है और हमारे पास कार नहीं है। शर्मा जी बच्चों की पढ़ाई से उबर जाने के बाद एक बड़ी कार लेने का दिलासा देते हैं, लेकिन अंततः इस चक से बचने के लिए शर्मा जी एक सेकंड हैंड कार की खोज करते हैं, जिससे उन्हें एक मारुति मिल जाती है। लाल सुर्ख सेकंड हैंड मारुति आने पर उनकी पत्नी सुलेखा दुल्हन सी सज धज कर घंटियों की आवाज़ में कार की पूजा करवाती है, ताकि पड़ोसी भी लुक छिप कर ताका झांकी कर सके। दूसरी कहानी है बिछड़े सभी बारी बारी। ये भी एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवारों की कहानी है, जो आजकल आधुनिक सोसाइटियाँ बनी हैं उनमें रहते हैं। सुबह ही जब सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो चौथे फ्लोर वाले मदन गुप्ता के हार्ट अटैक से ना रहने की खबर इंटरकॉम से आती है। अब दफ्तर जाना छोड़ वहाँ कैसे जाया जाए, ये चिंता है। कोई पुरुष दफ्तर से सीधे क्रिमेशन ग्राउंड पहुंचने की योजनाएं बनाते हैं, तो उधर महिलाएं शोक सभा में सफ़ेद कपड़े पहने जाएं या क्रीम रंग के कपड़े पहने जाएं, इस बारे में सलाह करती हैं। मृतक मदन गुप्ता की पत्नी उसके पास रह रही सास को कोसती है कि जिन माता पिता को जाना चाहिए वे तो वहाँ सलामत बैठे हैं और जिनकी ज़रूरत थी वे चले गए। ऐसे ही एक और मध्यम वर्ग की ही कहानी है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ हमें नज़र आती हैं। उसका शीर्षक है खुसरो दरिया प्रेम का। इस कहानी में अध्यापक देव अपने नौकर गोरखा कर्मा से प्रेम के बारे में पूछता है, जिसे प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कभी वे प्रेम करने के बारे में सोचते भी हैं। अपने घर में सास बहू की खटपट से परेशान
और हमेशा रसोई में व्यस्त काम के बोझ से थकी मांदी बीवी से वह प्रेम नहीं कर पाता, ना ही बीवी उससे रसोई से निकलकर कभी प्रेम की बात कर पाती है। वह अपने स्कूल में एक सलीकेदार और खूबसूरत नंदा से प्रेम की बातें करता है, सपने देखता है, और जब वापस घर आने पर पत्नी से प्रेम की बात सोचता है तो वह खींच जाती है और पत्नी के रसोई में खड़े हुए वह खर्राटे भर के सो जाता है। संग्रह के शीर्षक कहानी उस मोड़ के बाद एक छोटी मगर मनोवैज्ञानिक कहानी है। तपन और अनु एक लाइब्रेरी में मिलते हैं जहां उनके मिलने की चाह बढ़ती जाती है। तपन राजस्थान से दिल्ली आया है एमए एमएड के बाद पीएचडी करने, साथ में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर रहा है। अनु के माँ बाप अमेरिका गए हैं, अतः वह भी घर न जाकर वहीं रह रही है। लाइब्रेरी में पुस्तकें लेने देने के बहाने उनमें मिलन और प्रेम बढ़ता जाता है और अंततः उस मोड़ के बाद वे एक हो जाते हैं। बिना किसी गतिरोध के मिलन की यह कहानी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अक्सर कथा कहानियों में या वैसे भी आजकल सुखांत मिलन बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसी एक और सुखांत कहानी सखी मंगल गावरी है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट लगता है कि ये कहानी एक ग्राम्य परिवेश पर लिखी गई है। इस कहानी में ग्राम्य परंपराओं को जीते हुए किस तरह विवाह की रस्में पूरी की जाती है मंगल गीतों के साथ, उसका मधुर वर्णन किया गया है। श्यामपुर गांव के समृद्ध प्रताप सिंह अपनी 16 वर्षीय बेटी का विवाह करवा रहे हैं, जिसमें न वधू ने अपने वर को देखा है न वर ने वधू को देखा है। मंगल गायनों के बीच बारात की आगमन पर वर द्वारा खिड़की में खड़ी दुल्हन को देख लेने पर यह कथा समाप्त होती है। ग्राम्य जीवन के विवाह संस्कारों और अन्य रीति रिवाजों में व्यस्त जो परिवार के सदस्य हैं उनका वर्णन बहुत ही जीवंत किया गया है। ये कहानी भी एक सुखांत और सहज भाव से समाप्त होती है, जो आजकल प्रायः देखने में नहीं मिलता। इस तरह की कहानियाँ एक अलग आकर्षण भी रखती हैं, जो आजकल हम तमाम गतिरोधों में फंसे हुए लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनसे एक राहत सी दिलाती हुई प्रतीत होती हैं। एक कहानी और है कभी सुबह कभी तो आएगी। इस कहानी में युवा कर्मियों का अपने काम के प्रति उपेक्षा भाव, अपना काम दूसरों से करवाने की प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। किस तरह डाकघर में युवा कर्मचारी हेड बाबू को से अपना काम करवाते हैं, अपनी फाइलें उन्हें दे देते हैं और खुद बाहर जाकर मज़े से बीड़ी पीते हैं। इसी पोस्ट ऑफिस में जब एक 52 वर्षीय सख्त मिजाज पोस्ट मास्टर बलदेव भारती आता है तो सबको बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत नहीं होती और अपना काम दूसरों पर सौंपते जाते हैं। वे नए पोस्ट मास्टर के खिलाफ नारे भी लगा देते हैं, लेकिन ये सारा काम अभी भी हेड बाबू जैसे लोगों पर टिका हुआ है। इस बात को नए जो कर्मचारी हैं वो नहीं समझते, लेकिन हेड बाबू को एक आशा है कि इन काम चोरों के मन में भी कभी गिलानी का भाव आएगा और वे अपने को और नए पोस्ट मास्टर को इस बात की सांत्वना देते हैं। आज राष्ट्र नाम से एक और कहानी है, जिसमें तपेदिक से पीड़ित एक अनाथ लड़की को उसके मामा एक सैनिटोरियम में भर्ती करवा देते हैं। मामी की प्रताड़ना से तंग आकर वह सैनिटोरियम में राहत पाती है, खासकर उसमें जब एक बहुत ही काबिल डॉक्टर केशव उसके इलाज के साथ उससे स्नेह भी करने लगता है और उसे अवसाद से बचाने के लिए नर्सों को हिदायत देता है कि इस लड़की को औरों के साथ रखा जाए। धीरे धीरे वह अनाथ लड़की ठीक हुई होने लगती है और शीशे में अपने को निहारती हुई
उसे बहुत खुशी होती है कि वह स्वस्थ होती जा रही है कि अचानक डॉक्टर केशव की ऊंचे पद पर बदली हो जाने के कारण उस सैनिटोरियम के सभी मरीज अपने को उपेक्षित और बेसहारा पाते हैं। इंदु को भी लगता है कि एक बार वे फिर से बहुत बीमार और अनाथ हो गई है। जिंदगी की बिसात पर ये कहानी पति पत्नी के संबंधों पर आधारित है। अपने काम में बेहद व्यस्त डॉक्टर हेमंत को सुंदर और आकर्षक महिलाएं एक मरीज के अलावा कुछ नहीं दिखती। उसका दोस्त मयंक उस पर हैरान भी होता है कि किस तरह डॉक्टर अपने रोमांस से एक विमुख सा हो गया है। जब वे और पत्नी फ्रांस घूमने गए थे तब भी मोनालिसा की पेंटिंग्स देखने पर दोनों में नोक-झोंक होती है और पत्नी कोसती है कि उसके पति को मोनालिसा की आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मयंक व उसकी पत्नी के डिनर पर घर आने पर उनमें मनमुटाव खत्म हो जाता है। संग्रह की एक बहुत ही सशक्त कहानी है रपटीले रिश्ते। इस कहानी में बूढ़े माँ बाप के प्रति एकमात्र इकलौते बेटे का क्या फर्ज बनता है उसका चित्रण बहुत ही शिद्दत से किया गया है। लंबे छर्रे बदन वाले हरिदत्त शास्त्री जिन्होंने अपने सेवा काल में 2-2 मकान बनाए, क्लास 1 नौकरी में अच्छी धनराशि इकट्ठी की ताकि उनका बुढ़ापा चैन से गुजरे, अंत में अपनी 4 बेटियों की शादी के बाद आराम से घर में रह रहे हैं। उनका बेटा जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं निकला और उसी साधारण पढ़ाई करने के कारणों से एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी भी बहुत ही साधारण सी मिली, लेकिन हरिदत्त काम में लगे रहने के बावजूद ही धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त होने लगे और उनका हाजमा ठीक नहीं रहने लगा और अंततः वे बिस्तर पर पड़ गए। लेकिन उनके एकलौते बेटे तुषार ने दिन रात उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब कभी कभार उसकी बहनें या बहनोई आते तब भी उन्हें उन पिता की सेवा करने का मौका नहीं देता। देखने वाले बहुत खुश हुए कि इतना सेवक बेटा मिला है और धीरे धीरे जब बहुत ही कमज़ोर और अशक्त हो गए पिता तो एक दिन वो चल बसे। उसके बाद उसका भेद खुलता है कि तुषार ने अपने पिता से मकान, ज़मीन और सारे जो उनके एफडी या दूसरे पैसे जमा करवा रखे थे उन पर हस्ताक्षर करवाकर अपने नाम करवा लिए हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसका व्यवहार बहनों के प्रति बहुत क्रूर हो गया और उन्हें वह निकालने पर उतारू हो गया। उसकी माँ जो मन्नतें मांग कर उसे पाया है उसे कोसती हुई बहुत दुखी होती है कि कितना हमने इसके लिए मन्नतें मांगी, आखिर इसने हमारे साथ या अपने पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया। ये बहुत ही एक सशक्त और आज के समाज पर, आज के व्यवहार पर और जो बच्चों का अपने माता पिता के प्रति एक दृष्टिकोण है उस पर एक करारा प्रहार करती है। संकलन की सभी कहानियाँ जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई हैं और जीवन की सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी से उजागर करती हैं। जीवन की आशा, निराशा, मान्यता, विश्वास और आज के बदलती बोलियों के बीच उलझती जिंदगी को मदद से कथाकार ने अपनी लेखनी से चित्रित किया है। आशा है ये कहानी संकलन हिंदी कहानी को और समृद्ध करेगा और इसमें जो एक नारी सुलभ या नारी मन की संवेदनाएं हैं उनके कारण भी इस कहानी को नारी लेखन में एक विशेष स्थान मिलेगा। धन्यवाद।